करेंगे। प्रद्युम्न जोशीला हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका प्रद्युम्न भाई। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। प्रद्युम्न भाई, आप एक तो जी। ये था कि काफी वक्त से ये चर्चा चल ही रही थी कि यहाँ पर किरण चौधरी छोड़ सकती हैं, और कल मतलब आज ये दिन आ गया, तो काफी टाइम लगा दिया, लगभग 2 साल। मुझे याद है कि अ, एक राज्यसभा का चुनाव था जहां पर एक टिक लगाने को लेकर, वोटिंग को लेकर बड़ी चर्चाओं में आई थी, और उसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई थी कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी के खेमे में जा सकते हैं किरण चौधरी। तब से चल रहा है ये, और नतीजा काफी दिन के बाद दिखने को मिला। इतनी देरी क्यों लगा दी? बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब हरियाणा प्रदेश में एक राज्यसभा की सीट पर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता अजय माकन जो दिल्ली से आते हैं, और हरियाणा हम्म। में विनोद शर्मा जो अभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े खासम खास रहे हैं, उनके बेटे हम्म। कार्तिकेय शर्मा में चुनाव था। और उस चुनाव में एक वोट की जो हेराफेरी हुई, और हम्म। उसकी वजह से कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा में पहुंच गए, और अजय माकन इतने सीनियर नेता कांग्रेस के, वो चुनाव हार गए। जी। तभी से हम्म। जो उंगली थी वो किरण चौधरी पर उठनी शुरू हो गई थी, और ऐसी चर्चाएं बार हम्म। बार चलती रही कि उनको, वो किसी भी समय कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में जा सकती हैं। अब वो जी। जी। गई क्यों नहीं, उसके पीछे दो तीन कारण हैं। पहला तो वो हम्म। लोकसभा चुनाव से पहले जाने की बड़ी इच्छुक थी। हम्म। सबसे पहले अगर हम शुरुआत देखें तो जब राज्यसभा का चुनाव था 2 साल पहले, अगर वो उस समय हम्म। जाती तो तोशाम में उपचुनाव होता, क्योंकि उनको कोई भी पार्टी दूसरी ज्वाइन करने से पहले अपनी विधायकी जी। से इस्तीफा देना पड़ता। और जी। उपचुनाव की सूरत में तोशाम में उस समय के ऐसे हालात थे, किसान आंदोलन भी बड़ा चरम पर था, और जो जाट समाज है वो भी बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे रहा था। तो हो सकता था हम्म। उपचुनाव में कोई उलटफेर ना हो जाए। इससे बचने के लिए किरण चौधरी ने उस समय कोई फैसला नहीं लिया। उसके बाद जब हम्म। बात आई लोकसभा चुनाव से पहले, तब भी बड़ी सरगर्मियां थी इस साल के शुरू में कि किरण चौधरी किसी हम्म। भी समय कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में आ सकती हैं, और उनको या उनकी हम्म। बेटी को बीजेपी भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा की टिकट दे सकती है। लेकिन हम्म। वहां जो चौधरी धर्मवीर सिंह 2 बार लगातार जीत चुके थे, अब वो तीसरी बार फिर जीते हैं। उनका खूंटा हम्म। मजबूत था, और राव इंद्रजीत सिंह जो उनको टिकट दिलाने में तीसरी बार फिर से कामयाब हुए, और उन्होंने उनको जिताने हम्म। में भी भरसक प्रयास किया, और उसी की देन है कि वो जीते। तो लिहाजा राव हम्म। इंद्रजीत की वीटो कर देने से, राव इंद्रजीत की वजह से किरण चौधरी हम्म। फिर शामिल होने से बचती रही। इसके बाद हम्म। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने चौधरी धर्मवीर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रुति चौधरी या किरण चौधरी को मैदान में उतारने की चर्चाएं बड़ी जोरों पर थी। लेकिन हम्म। अजय माकन चूंकि अब कांग्रेस पार्टी में गांधी नेहरू परिवार के और मल्लिकार्जुन खड़गे के बड़े नजदीकियों में वो शामिल हो गए हैं, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उनको बड़ी पूरी सपोर्ट मिली। इन दोनों नेताओं की जुगलबंदी की वजह से राव दान सिंह को ये टिकट दी गई, और श्रुति चौधरी की टिकट काट दी गई। ये जब हम्म। से भिवानी लोकसभा बनी है, परिसीमन से पहले भी और परिसीमन के बाद भी, 1991 का अगर हम चुनाव छोड़ दें, उस चुनाव में चौधरी बंसीलाल के परिवार के एक नजदीकी को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा था। वरना हर हम्म। चुनाव में चौधरी बंसीलाल के परिवार से भिवानी की सीट पर चुनाव लड़ा गया, चाहे चौधरी बंसीलाल ने लड़ा हो, चौधरी सुरेंद्र सिंह ने लड़ा हो, या श्रुति चौधरी ने लड़ा हो। इस चुनाव में हम्म। उनकी टिकट कट जाने के बाद फिर से ये कयास शुरू हो गए थे कि अब किरण चौधरी कांग्रेस में नहीं रहेंगी, क्योंकि जब हम्म। उनको टिकट ही नहीं मिली उनकी बेटी को, तो अगर विधानसभा में उनको टिकट मिल भी गई तो कांग्रेस के नेता ही उनको हराने का काम कर देंगे। इसी भय से हम्म। उन्होंने कहीं ना कहीं सिंह की, मैं सीधे शब्दों में ये कहूं कि उनका जैसा राव दान सिंह श्रुति चौधरी के साथ करते थे, उनके महेंद्रगढ़ हम्म। और अहिरवाल के इलाके में श्रुति चौधरी बुरी तरह से हारती थी, वही काम किरण हम्म। चौधरी ने करने का प्रयास किया। लेकिन किरण चौधरी हम्म। उसमें बहुत हद तक कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि जाट और हम्म। किसान वर्ग बीजेपी से नाखुश था। अब हम्म।
चूंकि लोकसभा चुनाव हो गया और मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो अब किरण चौधरी को ये लगा कि कांग्रेस की बजाय उनकी बेटी का भविष्य बीजेपी में ज्यादा सुरक्षित है। अभी हरियाणा प्रदेश से बीजेपी में एक राज्यसभा की सीट खाली हो गई है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा के लिए चुने गए हैं। उस सीट पर किरण चौधरी को भेज करके बीजेपी उनको मैनेज भी कर लेगी और कहीं ना कहीं एक संदेश देने का काम करेगी कि जो भी नेता कांग्रेस को छोड़ करके या किसी भी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में शामिल होता है तो उसका बीजेपी पूरा मान सम्मान करती है। ये पूरा जो वाकया था, इसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बजाय सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो राज्यसभा का चुनाव है, जिसकी वजह से आज ये हालात बन गई कि उस किरण चौधरी को कांग्रेस छोड़नी पड़ी, जिसने अपने पति और ससुर ने जब उनके हरियाणा विकास पार्टी बनाई कांग्रेस को छोड़ करके, तब भी किरण चौधरी कांग्रेस में रही थी। उन्होंने अपने पति और ससुर की पार्टी में जाना भी उचित नहीं समझा था, लेकिन अब ऐसे हालात बने कि उनको एकाएक कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल होना पड़ा। जी, बार बार उनके बयान से लगता है कि 2-3 दिन पहले भी एक स्टेटमेंट आई कि एक कहीं ना कहीं टारगेट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर किया उन्होंने कि इनकी शायद ये वजह है। तो क्या आपको लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही वजह है या कोई और वजह भी है यहाँ पर जो उनके साथ ये सारी चीजें बनी और ऐसे हालात बने कि उन्होंने बीजेपी में जाना पड़ा? देखो, इस मामले में बेशक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का किरण चौधरी जी नाम ले रही हूं, लेकिन हमें वो वाकया भी याद है जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और किरण चौधरी को एकाएक जो है कैबिनेट से हटाने की बात चल पड़ी थी। उसके बाद वो जो है अपना पद उन्होंने वापस हाईकमान पर दबाव बना करके और वापस वो मंत्री बन गई। कहीं ना कहीं किरण चौधरी का इतना रुतबा था कांग्रेस में कि वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से तो राजनीतिक रूप से टक्कर ले सकती थी, लेकिन जब दो ताकतें इकट्ठी हो जाएं, अजय माकन और किरण चौधरी दोनों दिल्ली में कांग्रेस की राजनीति करते थे और दोनों में आपसी प्रतिस्पर्धा वर्षों से रही है। कहीं ना कहीं उसका ये खामियाजा सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो अजय माकन की वजह से किरण चौधरी के आज ये हालात मैं मान रहा हूं। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ हरियाणा की राजनीति में। दर्शकों को मैं एक बात और बताना चाहूंगा, एक बार किरण चौधरी को भी हरियाणा से राज्यसभा का कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, तब भी एक विधायक की हेराफेरी के चलते वो चुनाव हार गई थी। वही सेम सिचुएशन अब फिर से आ गई है। तो कहीं ना कहीं इसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ उनका एक हाथ तो जरूर है, क्योंकि राव दान सिंह उनके नजदीकी हैं, लेकिन बहुत बड़ा रोल कांग्रेस के बड़े नेता जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उनका है। जी, तो इसमें एक ये भी मान ले कि कांटा निकल गया है क्योंकि बार बार हर्डल तो बनी रही थी वहां से। देखो, निश्चित रूप से किरण चौधरी एक जो है बेबाक किस्म की नेता हैं और वो लगातार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके परिवार के खिलाफ राजनीतिक रूप से बयानबाजी देती रही हैं। कहीं ना कहीं इसका जितना नुकसान होगा उसका फायदा भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यह होगा कि वो फ्री हैंड काम करने पर जो है उनको फ्री हैंड मिल जाएगा। और जिस भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट पर कांग्रेस के अधिकतर नेता ये सोच रहे थे लोकसभा चुनाव से पहले कि यहाँ किरण चौधरी ही सब कुछ है, अब ऐसा कुछ नहीं रहेगा और वहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने जो उनके निजी लोग हैं या जो जिताऊ प्रत्याशी टाइप के हैं उनको वो टिकट दिलाने में कामयाब हो पाएंगे। अगर इसी से जोड़ करके एक मैं वाकया बताऊं, पिछली लगातार 2 योजनाओं से भिवानी शहर की जो सीट है जहां चौधरी बंसीलाल भी विधायक रहे हैं, वहां से किरण चौधरी ने दोनों बार ऐसे अपने खासम खास चहेतों को टिकट दिलाई जो चुनाव में डम्मी प्रत्याशी साबित हुए, बुरी तरह से वो हारे और उन दोनों को बुरी हार का सामना करना पड़ा। और जिन लोगों की टिकटें कटी वो एक अपने आप में एक प्रभावशाली व्यक्ति रहे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना रहा कि वो हुड्डा गुट से थे, उन्होंने किरण चौधरी की हाजिरी नहीं मारी और किरण चौधरी ने अपने चहेतों को टिकट दिलाई। चाहे वो हम भिवानी शहर की बात करें, दादरी की बात करें, लोहारू की बात करें,
ये तमाम वो इलाका था जहां वो हारे या जीते, लेकिन अपने निजी लोगों को ज्यादा एडजस्टमेंट किरण चौधरी ने देने का काम किया, जिसका कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ। हम्म। अब ये जो कदम है तो वो बीजेपी के लिहाज से कैसा है और कांग्रेस के लिहाज से वहां पर क्या राजनीति पर असर पड़ेगा या पड़ सकता है? वहां जो इलाका है भिवानी का, तो वहां किसके आपके दृष्टिकोण से देखें तो लाभ हानि कहाँ दिख रही है आपको? नफा नुकसान कहाँ दिख रहे हैं? देखो, फिलहाल इतना तो निश्चित है कि किरण चौधरी के जाने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा तो जरूर होगा, क्योंकि किरण चौधरी बंसीलाल के परिवार की राजनीतिक वारिस हैं, और उनके जो परिवार का एक वोट बैंक है वो रणबीर महेंद्रा और उनके परिवार की बजाय किरण और श्रुति के साथ ज्यादा है। 10 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें भिवानी जिले के 4 हलके, भिवानी, लोहारू, तोशाम और भवानीखेड़ा, उसके बाद दादरी के 2 हलके, दादरी और बारडा, महेंद्रगढ़ के 4 हलके, महेंद्रगढ़, अटेली, नारनौल और नांगल चौधरी। ये 10 विधानसभा ऐसे हैं जहां किरण चौधरी का अपना एक प्रभाव है। इसके अलावा हिसार लोकसभा के भी 3 हलके और हैं, जिनमें हांसी, नलवा और आदमपुर, ये हलके भी ऐसे रहे हैं जहां चौधरी बंसीलाल के परिवार का अपना एक वजूद किसी समय रहा है। तो आज भी उनके आने से निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा होगा, और कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं एक नुकसान तो जरूर होगा। अब उसकी भरपाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कंधों पर रहेगी। वो कितनी उसकी भरपाई कर पाते हैं, ये बड़ा सवाल है। जी, इसमें सूत्रधार कौन रहा सारे पूरे प्रकरण में? तो सूत्रधार कौन था? किसने मनाया, किसने डील की, क्या बात हुई? हरियाणा प्रदेश से जितने भी राजनीतिक फैसले भारतीय जनता पार्टी के लिए लिए जा रहे हैं, बेशक सीएम आज नायब सैनी हैं, लेकिन वो तमाम फैसले आज भी मनोहर लाल खट्टर जी ही ले रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र डोमरखा से लेकर के और जितने लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उन तमाम लोगों को कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर जी ही मैनेज कर रहे हैं। मनोहर लाल जी आज भी सुपर सीएम के भी ऊपर मैं उनको मान रहा हूं, और उन्होंने ही कहीं ना कहीं किरण चौधरी को अपने खेमे में लाने का काम किया है। और ये अभी शुरुआत मैं मान रहा हूं लोकसभा चुनाव के बाद की, क्योंकि अगले जो 2 महीने हैं इसमें और भी ज्यादा तोड़फोड़ होगी, और उसमें भी सूत्रधार मनोहर लाल खट्टर जी ही रहेंगे। ये एक अलग बात है कि शुरुआत कोई एक अधिकारी या कोई एक राजनेता करवा देता है, लेकिन उसके बाद अंतिम जो फैसला लेते हैं वो मनोहर लाल खट्टर जी ही लेते हैं। तो कुल मिलाकर सूत्रधार जो रहे हैं कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर हैं। और अब सवाल ये है कि और भी बड़े चेहरे हैं, काफी चर्चाएं हैं सियासी गलियारों में भी, ये छोड़ सकते हैं, वो भी छोड़ सकते हैं। तो ऐसी क्या है आपके पास भी सूचनाएं हैं जो सूत्रों के हवाले से हों? तो कौन लोग हैं वो बड़े चेहरे हो सकते हैं जिनके ऊपर चर्चाएं काफी हैं? दर्शकों को बताएं जरा। देखो, एक खास बात तो ये होती है कि जिस नेता की चर्चा राजनीतिक गलियारों में, चौक चौराहों पर चलनी शुरू हो जाती है, वो नेता देर सबेर कभी ना कभी जरूर फैसला ले लेता है। चाहे वो राव इंद्रजीत की जब चौधरी भूपेंद्र सिंह उप मुख्यमंत्री थे, चौधरी भजनलाल की चली हो, किरण चौधरी की चली हो, धर्मवीर सिंह की चली हो, वीरेंद्र सिंह की चली हो, कुलदीप बिश्नोई की चली हो, तमाम नेता वो देर सबेर जरूर हो जाती है। हो सकता है कोई 10 दिन में फैसला ले ले और कोई 2 साल में भी ना ले पाए। अब जिन जिन नेताओं की राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं, उनमें एक बड़ा नाम है, पूर्व में जो स्पीकर रहे हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े नजदीकी रहे हैं, गन्नौर के विधायक भी रहे हैं, कुलदीप शर्मा का नाम बड़ा तेजी से चल रहा है। धर्म सिंह छोकर जो समालखा के वर्तमान विधायक हैं, जिनके ऊपर जो है कई तरह का शिकंजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और जो तमाम जो प्रशासन है उसने कसा हुआ है, धर्म सिंह छोकर का नाम बड़ा तेजी से चल रहा है। और तीसरा जो बड़ा नाम और जो अप्रत्याशित नाम है वो करण सिंह दलाल, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी हैं, उनका कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में किरण चौधरी की ज्वाइनिंग के बाद भी और उससे पहले भी चल रहा था। तो ये 3 बड़े नाम ऐसे हैं जिनका बार बार नाम चल रहा है। अब ये क्या फैसला लेंगे, कब लेंगे, वो तो समय बताएगा।
लेकिन राजनीतिक गलियारों में और राजनीति के जो जानकार हैं उनके बीच में चर्चा चल पड़ी है कि अब अगले 2 महीने में कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल होंगे और कुछ नेता ऐसे भी हैं जो बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में भी जाएंगे। उनका भी अपना एक प्रभाव है, लेकिन वो समय की करवट बताएगी कि टिकट किसको मिल पाएगी और टिकट मिलने के बाद क्या समीकरण बनेंगे। जी जी तो बीजेपी इस तरह से ले रही है कैंडिडेट, उधार के ही कहूंगा मैं तो, कि कांग्रेस से ले लिया, दूसरी पार्टी से ले लिया, तो मैसेज क्या देना चाहती है? तो जो चुनाव आएंगे तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वोटर्स के ऊपर, जो देख रहे हैं कि ये चीजें बदल रही हैं, ये यहाँ भी थे अब वहां पहुंच गए, तो क्या प्रभाव देखते हैं आप वोटर के हिसाब से? आप देखते देखो, मैं जो बीजेपी की सोच को समझ पाया हूं वो सोच ये दिख रही है कि हर हालात में सरकार आनी चाहिए। अगर सरकार आ गई तो वो सरकार जाने नहीं चाहिए। जब भी किसी भी राज्य में, हरियाणा की बात नहीं, पूरे भारत में किसी भी राज्य में जहां बीजेपी की स्थिति कमजोर होती हुई दिखाई देती है तो वो दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ करके अपनी पार्टी में ले आते हैं। हरियाणा में भी हमने देखा कि बीजेपी को 2 से और 6 के बीच में इनके विधायक आया करते, लेकिन जब 2014 में इन्होंने कांग्रेस को के तमाम जो बड़े चेहरे, चाहे राव इंद्रजीत हो, रमेश कौशिक हो, चौधरी धर्मवीर सिंह हो, वीरेंद्र सिंह हो, इन सभी को शामिल करवाया और उसके बाद माहौल ये बना कि बीजेपी की 47 सीटें आई और उनकी सरकार बन गई। 2019 में जब ऐसे हालात बन गए थे कि हो सकता है बीजेपी का सिस्टम ना बन पाए, तो उन्होंने इनेलो को तोड़ने का काम किया। इनेलो के बहुत से जो विधायक थे वो बीजेपी में शामिल करवाए। आज उनमें से कई जो है विधायक हैं, कई अलग अलग पदों पर हैं, किसी को राज्यसभा में भेज रखा है, किसी को मंत्री बनाया गया। इस तरह से वो बैलेंस किया गया। अब चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव में बीजेपी 5 सीटें हार गई, अब फिर से उनको ये लगा कि कहीं विधानसभा में 19-21 ना हो जाए, तो उसके लिए अभी से पहले तैयारियां शुरू कर दी। जिन भी नेताओं का प्रभाव है उन सब नेताओं को अपनी पार्टी में लाने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही और उनको किसी भी तरह से पार्टी में शामिल करके इस तरह का एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। एक परसेप्शन क्रिएट की जाएगी कि बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में आ रही है, क्योंकि बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। अगर कांग्रेस का राज आना होता तो ये नेता कांग्रेस छोड़ते ही नहीं। तो उस तरह का एक माहौल बीजेपी बनाना चाह रही है। जी अशोक तंवर भी लेके आई थी चुनाव में, नतीजे तो देख ही लिए। नहीं, बिल्कुल, देखो इसमें कोई दो राय नहीं है। कई बार जो दूसरी पार्टियों से नेता आते हैं वो हारते भी हैं बहुत बार। अब हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में आधे से ज्यादा प्रत्याशी बाहर के ही थे बीजेपी के पास, वो मूल रूप से बीजेपी के थोड़े ही थे। लेकिन राजनीति में जब तक दूसरी पार्टियों से नेता टूट करके आपके साथ नहीं आएंगे तब तक आप सत्ता में नहीं आओगे। आज कांग्रेस जिस हालात पे है, कड़वी बात मैं बताऊं डॉक्टर साहब, अगर कांग्रेस जितने नेता आज कांग्रेस में हैं, इन्हीं के दम पर अगर सत्ता में आते तो 2019 में ही आ जाते। जब तक दूसरी पार्टियों के नेता टूट करके आपके साथ नहीं लगेंगे तब तक आपका वोट बैंक कैसे बढ़ेगा? वोट बैंक अगर आपका नहीं बढ़ेगा तो आपके विधायक नहीं बनेंगे और विधायक नहीं बनेंगे तो आप सरकार में नहीं आओगे। तो कहीं ना कहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता हैं उनको भी दूसरी पार्टियों के नेताओं को अपनी पार्टी में लाना होगा, तभी कोई बात बन पाएगी। हार जीत राजनीति में लगी रहती है, बड़े बड़े धुरंधर भी हार जाते हैं। बिल्कुल। एक काम तो हो गया, अब ये तीसरे लाल हैं, जो लाल परिवार है जिसके सदस्यों को बीजेपी ने अपने में शामिल कर लिया। जी बिल्कुल, 2 लाल तो पहले ही आ गए। तीनों लालों के, बिल्कुल, जो तीनों लालों के राजनीतिक वारिस हैं, चाहे वो चौधरी भजनलाल के कुलदीप बिश्नोई का परिवार हो, चौधरी देवीलाल के चौधरी रणजीत सिंह और आदित्य देवीलाल का परिवार हो, और अब चौधरी बंसीलाल के चौधरी सुरेंद्र सिंह का परिवार हो, तीनों ही लाल जो है अब भारतीय जनता पार्टी, तीनों ही लालों के लाल अब भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाते हुए आपको दिखाई देंगे। बड़ी तारीफ कर रही थी आज तो किरण चौधरी मनोहर जी की ईमानदारी की,
और कुछ दिन पहले तक सरकार की जिस तरीके से कहते हैं ना कि विरोध, मतलब ये क्या काम किया, किसानों के लिए क्या काम किया, ट्रिपल पी के ऊपर वो बोल रही थी। बहुत सारा चीजें थी, लेकिन आज उतनी उसके उलट उनका जो देखा रवैया की इतनी तारीफ कर दी कि शायद पता नहीं। तो आपने भी सुना होगा सारा। देखो, राजनीति की एक कड़वी सच्चाई है। अब आप जिस पुराने घर को छोड़ करके नए घर में आ गए, अगर उस घर के जो कर्ता हम्म, धर्ता हैं उनकी आप बड़ाई नहीं करोगे तो आगे आपकी बात हम्म, नहीं बन पाएगी। कुलदीप बिश्नोई जो हम्म, किसी समय अपने आप को फन्ने खां समझते थे और वो अपने आप को सबसे बड़ा नेता मानते थे, आज उनको, हम्म, मनोहर लाल खट्टर जी को चौधरी भजनलाल के बराबर या उनसे ज्यादा भी जो है तवज्जो देनी पड़ रही है। उसी तरह हम्म, से चाहे चौधरी देवीलाल का परिवार हो या अब चौधरी बंसीलाल का परिवार हो, उनको हम्म, मनोहर लाल जी की जय बोलनी पड़ेगी, भारतीय हम्म, जनता पार्टी की जय बोलनी पड़ेगी अगर बीजेपी में हम्म, कुछ हासिल करना है तो। अगर कुछ हम्म, हासिल नहीं करना तो फिर ना बोलें, हम्म, वो एक अलग बात हम्म। है। अच्छा, अब और एक बात तो एक होती है एक कि बात और, जी, 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 जी। एक बात और मैं बताऊं, जो किरण चौधरी अब तक चौधरी बंसीलाल को हरियाणा निर्माता और विकास पुरुष बताया करती, अब आप देखना जब हम्म, मनोहर लाल जी मंच पर होंगे तो वो मनोहर लाल हम्म, जी को भी विकास पुरुष बोलेंगी, जिस तरह से हम्म, कुलदीप बिश्नोई अभी जो है मनोहर लाल जी को विकास पुरुष बोलते हैं। हम्म। नो, अभी जी तो मोहब्बत नहीं नहीं है। तारीफ तो करनी पड़ेगी। खैर, अच्छी जी बात है बिल्कुल ये रही कि सारी चीजों के बारे। जी, 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 बिल्कुल। जी, बताइए क्या कह रहे थे आप? जब मोहब्बत बस नई मैं नई यही कह होती रहा है था, ना, अब तारीफ आपका तो प्रश्न करनी बताओ। पड़ती है। मैं कह रहा था कि जब मोहब्बत नई नहीं जी होती है तो बिल्कुल, तारीफ ज्यादा देखो, करनी पड़ती है। प्रश्न बिल्कुल यही बिल्कुल ये प्रश्न नहीं है मजबूरी अब। है, जी, मजबूरी जी। मजबूरी में बोलना पड़ता है क्योंकि अगर, खैर, अच्छी जी डॉक्टर बात साहब। ये थी कि जी इतने दिन से जो कयास लगाए जा रहे थे कि आप किरण चौधरी कभी भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, वो अंततः बीजेपी में शामिल हो गई और उन्होंने खूब तारीफ की मनोहर लाल खट्टर की पर्सनली तौर पर। और यहाँ पर जो, हालांकि सही कारण नहीं बताए उन्होंने कि क्यों आई है यहाँ पर। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनसे प्रभावित होकर हमेशा एक स्क्रिप्ट उनको शायद दी जाती होगी, वही एक शब्दावली मैच करती है जो भी नेता आता है बीजेपी में। तो वो यही बोलता है कि देश के प्रधानमंत्री की जो नीतियां है, नीयत है, उसको देखकर प्रभावित होकर वो यहाँ पर आए। खैर, वो आज पहुंच गई हैं। इसके बाद भी बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं पर नजर है और जो बाजार गर्म है कि फला फला नेता भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो 2 महीने, लगभग 2 से 3 महीने अभी बचे हैं चुनाव के। इस बीच में काफी टूट फूट हो सकती है कांग्रेस में भी, और कांग्रेस भी टूट फूट कर सकती है। ये देखना होगा कि आए दिन कुछ ना कुछ होता रहेगा, खलबली मचती रहेगी राजनीति में। और अंततः जब चुनाव आएंगे और जनता को देखना है कि किस नेता को कहाँ क्या मिलता है और वो कितने उसके ऊपर एतबार करते हैं और वोट उसको करते हैं। आपने इतना समय दिया प्रद्युमन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।